हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर दीपमाला और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर आपका लेक्चर बेस्ड है वो है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि ये जो आपका यूनिट 1 है, 5th सेमेस्टर के बच्चे खास तौर पर ध्यान रखेंगे, ये यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। और इससे पहले जो भी टॉपिक आपके हैं, लोक प्रशासन का अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, इससे संबंधित लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का टॉपिक हो गया, इस पर मैंने वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके, लेक्चर्स रिकॉर्ड करके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप पहले उन लेक्चर्स को भी ज़रूर सुन लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आगे इस टॉपिक में आने वाले जो वीडियोस हैं वो टाइम से मिल सकें। तो चलिए आज के हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर हम लोग लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में उसका विकास देखने वाले हैं कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन कैसे आगे बढ़ा। क्योंकि अगर आप एक्टिविटी के रूप में देखेंगे, क्रियाकलाप के रूप में देखेंगे, तो लोक प्रशासन बहुत प्राचीन है, राइट। लेकिन अगर एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में आप लेंगे, तो लोक प्रशासन का जो विकास है वो बहुत पुराना नहीं है, बल्कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक से इसका विकास जो है वो हमको देखने को मिलता है। जो लोक प्रशासन है, विषय है, उसका जो अध्ययन है वो दूसरे विषयों के साथ मिलाकर तो लंबे समय तक होता रहा, लेकिन अलग से एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा नया है। तो सुविधा की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो हम एक काम कर सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो विकास है उसको हम 5 चरणों में बांट सकते हैं। और 5 चरणों में यानी कि 5 स्टेजेस में बांटकर हम लोक प्रशासन का विकास देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो जो स्टेजेस हैं वो मैंने क्लासीफाई कर दी हैं। फर्स्ट स्टेज अगर आप देखेंगे तो 1887 से 1926 तक है। सेकेंड स्टेज अगर आप देखेंगे तो 1927 से 1937 तक है, राइट। इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। थर्ड स्टेज अगर आप देखेंगे तो 1838 से 1947 का है। फोर्थ स्टेज जो है वो 1948 से 1970 तक जाता है। और फिफ्थ स्टेज अगर आप देखेंगे तो 1971 से लेकर और आज तक का जो स्टेज है उसको हम फिफ्थ स्टेज कहते हैं। इन स्टेजेस पे जो लोक प्रशासन है उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई, इसलिए अब हम क्या करेंगे कि स्टेज वाइज देख लीजिए कि हर स्टेज की क्या प्रमुख विशेषता थी। फर्स्ट स्टेज की अगर आप बात करेंगे 1887 से 1926 तक जो था, वहाँ पर लोक प्रशासन जो है वो एक विषय के रूप में उसके बीज पड़ गए थे। अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी थी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वुडरो विल्सन, उनको लोक प्रशासन का जनक माना जाता है, राइट। देखेंगे जनक माना जाता है क्योंकि सब उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो पहले पढ़ना लिखना जो है वो उन्होंने शुरू किया। और उन्होंने 1887 में एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था प्रशासन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि प्रशासन और राजनीति, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, दो अलग अलग विधाएं हैं, दोनों के अलग अलग काम हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है ये, उसका काम क्या है, उसका काम है कि वो जो भी नीतियां सरकार बनाती है उसको वो लागू करे, राइट। जबकि राजनीति का काम क्या होता है, नीतियों का निर्माण करना, और प्रशासन का काम होता है उनको लागू करना या उनको चलाना। तो राजनीति और प्रशासन जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले दौर की ये विशेषता मानी जाती है कि पहले दौर में राजनीति और प्रशासन के बीच में जो डाइकोटमी है, विभेद है, वो पैदा हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वुडरो विल्सन का एक स्टेटमेंट बहुत इस कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है कि वो कहते हैं कि एक संविधान का निर्माण करना आसान है,
राइट, पर उसे चलाना कठिन है। आप नियम कायदे कानून बना तो सकते हो, लेकिन उन नियम कायदे कानून को लागू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो प्रशासन अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, नीति निर्माण अलग चीज़ है, नीतियों को लागू करना बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके बाद प्रथम चरण में ही अगर आप देखेंगे तो फ्रैंक जे गुडनाउ ने 1900 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था राजनीति और प्रशासन, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर इस पुस्तक में भी गुडनाउ ने क्या रेखांकित करने का प्रयास किया कि राजनीति और प्रशासन जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। और उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कहा कि राजनीति जो है वो क्या करती है, वो राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है। राजनीति जो राज्य की इच्छा है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जबकि प्रशासन का संबंध है कि वो जो राज्य इच्छा प्रकट हुई है, जो उसको वो क्रियान्वित करे, उसको लागू करे। यहाँ समझिएगा आप कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है, यानी कि सरकार जो है वो राज्य की इच्छा क्या है, सरकार की इच्छा राज्य की इच्छा नहीं है। जो सामान्य जनता चाहती है सरकार उसी को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करती है। तो सरकार जिन नीतियों का निर्माण करती है, सब प्रशासन क्या करता है, उन नीतियों को लागू करता है। तो इस तरीके से प्रशासन क्या करता है, राज्य की जो इच्छा है उसको लागू करने का काम करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1926 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, क्योंकि एक लेखक थे एल डी वाइट, राइट। उन्होंने लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक उन्होंने लिखी जिसका नाम था लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर आप देखेंगे तो इस पुस्तक में भी लेखक ने राजनीति और प्रशासन के अलगाव में, डाइकोटमी में अपना विश्वास प्रकट किया। और उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि वो दक्षता को हासिल करे और मितव्ययिता को बढ़ावा दे। तो प्रथम चरण में अगर आप देखेंगे तो आपको दो विशेषताएं दिखाई देती हैं, एक तो लोक प्रशासन का उदय, दूसरा राजनीति और प्रशासन के बीच में अलगाव पर विश्वास। प्रथम चरण के बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो चरण है वो आता है, सेकेंड स्टेज आती है 1927 से 1937 के बीच में। और इसमें अगर आप देखेंगे तो दूसरे चरण की जो शुरुआत होती है वो W.F. विलोबी की पुस्तक से होती है जिसका नाम था लोक प्रशासन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और इस पुस्तक में विलोबी ने प्रशासन से संबंधित बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, राइट। और उन्होंने कहा कि अगर हम इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में काफ़ी सुधार होगा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे चरण में क्या मान्यता स्थापित की गई कि ठीक है, प्रशासन और राजनीति दो स्वतंत्र विषय हैं, दो स्वतंत्र क्षेत्र हैं, लेकिन प्रशासन को अगर कार्यकुशल बनाना है तो आपको कुछ सिद्धांतों की खोज करनी पड़ेगी। प्रशासन कोई भी विषय जो है वो बिना सिद्धांतों के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिना प्रिंसिपल्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धांत ही वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर प्रशासन बिल्डअप करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो विलोवी के बाद और भी बहुत सारे विचारक हुए, जैसे मेरी पार्कर फॉलेट हो गई, हेनरी फेयोल हो गई, मुने हो गए, रैली हो गए। इन्होंने भी लोक प्रशासन पर किताबें लिखना और लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करना शुरू कर दिया। 1937 में आप देखेंगे तो लूथर गुलिक और उर्विक, ये दो प्रमुख विचारक थे जिन्होंने लोक प्रशासन पर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रशासन विज्ञान पर निबंध, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो ये जो मैं बुक्स के नाम आप लोगों को बता रही हूँ, चाहे वो पहले चरण में फर्स्ट स्टेज के राइटर्स ने लिखी हो या सेकेंड स्टेज के राइटर ने लिखी हो, ये सब आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अगर आपसे लोक प्रशासन
के एक अध्ययन के विकास के रूप में आपसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आंसर लिखते समय आपको इन सारी बुक्स का जो रेफ़रेंस है, वो आपको अपने आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो अलग से इन किताबों के नाम, राइटर्स और ईयर जो है, वो आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। ये जो बुक आई प्रशासन पर निबंध, राइट? तो इसके बाद चर्चा क्या होने लगी कि चूँकि लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, राइट? जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि विलोवी ने कुछ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, फिर दूसरे राइटर्स ने भी किया। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया चूँकि लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, इसलिए लोक प्रशासन जो है उसको विज्ञान या साइंस माना जाना चाहिए, राइट? और इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको लोक शब्द जो है वो प्रशासन के आगे से हटा देना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धांत है वो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन हो या निजी क्षेत्र का प्रशासन हो, दोनों जगह सामान्य रूप से लागू होता है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जो प्रशासन पर निबंध जो पेपर जो बुक आई उसने इस चीज़ को स्थापित करने का प्रयास किया। तो सेकंड फेज़ अगर आप देखेंगे तो सेकंड फेज़ भी लोक प्रशासन को अपलिफ्ट करने वाला था। यानी कि एक अध्ययन के विषय के रूप में उसको स्थापित करने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भूमिका जो निभाई उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने क्या किया सेकंड फेज़ में कि लोक प्रशासन से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, राइट? तो लोक प्रशासन का जो सैद्धांतिक पक्ष था वो उभर कर आया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी विषय जो है उसके उसमें अगर थ्योरी बिल्डिंग नहीं हुई है, सिद्धांत नहीं है उसके, तो वो विषय लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता है, राइट? चाहे वो सोशल साइंस का विषय हो या वो साइंस का विषय हो, साइंस तो प्योरली थ्योरी पर बिल्डिंग करती ही है, राइट? लेकिन सोशल साइंस में भी चाहे आप समाज शास्त्र ले लीजिए, मनोविज्ञान ले लीजिए, सबके अपने सिद्धांत हैं। उसी तरीके से सेकंड फेज़ में लोक प्रशासन के जो सिद्धांत निर्मित हुए, उसकी वजह से कहा गया कि उसका सैद्धांतिक पक्ष निर्मित हुआ। जो तीसरा फेज़ है, थर्ड फेज़ है, जो 1838 से और 1947 तक चला, थर्ड फेज़ जो है उसे माना जाता है कि लोक प्रशासन के सामने एक अध्ययन के विषय के रूप में उसके सामने चुनौतियाँ आना शुरू हो गई, और लोक प्रशासन के लिए ये बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। थर्ड फेज़ एंड फोर्थ फेज़, ये दोनों फेजेस जो हैं वो लोक प्रशासन के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे। और ये चैलेंजेस क्यों आए थर्ड फेज़ में अगर आप देखेंगे तो जो प्रशासन के सिद्धांत निर्मित किए गए थे सेकंड फेज़ में, उसको चैलेंजेस मिलने लगे, राइट? और ये चैलेंज देने के लिए कुछ प्रमुख विचारकों का नाम लिया जाता है, जैसे चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डेहल, राइट? और उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती देना शुरू कर दिया, चैलेंज देना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि लोक प्रशासन के एक विज्ञान होने पर जो है वो संदेह किया जा सकता है, राइट? और 1838 में आप अगर देखेंगे तो चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था कार्यपालिका के कार्य, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। उसमें उन्होंने लोक प्रशासन के किसी भी सिद्धांत की चर्चा नहीं की, राइट? और 1946 में हर्बर्ट साइमन ने अपना एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत को क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा कि लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं वास्तव में वो सिद्धांत नहीं है, किंवदंतियाँ हैं। किंवदंतियों का मतलब होता है सुनी सुनाई बातें हैं, राइट? उसी तरीके से 1947 में अगर आप देखेंगे तो रॉबर्ट डाहल ने एक लेख लिखा, और उसमें उन्होंने क्या एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन के विज्ञान अ, होने में सबसे बड़ी बाधा तो ये है कि इसके सिद्धांतों की खोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो लोक प्रशासन है वो विशुद्ध विज्ञान नहीं है, राइट? तो इसलिए इसके सिद्धांतों की जो ऑथेंटिक हो उनको खोजना बहुत मुश्किल है। तो तीसरा चरण अगर आप देखेंगे तो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा,
और यही चुनौती जो है वो आपको चौथे चरण में भी दिखाई देती है। फोर्थ फेज को इसीलिए कहा जाता है कि चौथे फेज में लोक प्रशासन की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसका संकट पैदा हो गया, जिसको स्वरूप की संकट अवस्था या क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, वो आ गई कि लोक प्रशासन की वास्तव में पहचान क्या है, राइट। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोक प्रशासन से संबंधित अध्ययन करने वाले जो विद्वान थे, वो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, राइट। कुछ विद्वान जो थे वो राजनीति शास्त्र की तरफ लौट गए और उन्होंने ये तर्क दिया कि लोक प्रशासन जो है वो राजनीति से निकला है और उसका ही एक अंग है, उसका ही एक पार्ट है, राइट। और जो दूसरे विचारक थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमको लोक प्रशासन के विकल्प की खोज करनी चाहिए, किसी दूसरे विकल्प की हमें तलाश करनी चाहिए। तो उन्होंने प्रशासकीय विज्ञान, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस की उन्होंने को उन्होंने विकसित किया, राइट। तो पहले जो है वो तो राजनीति की तरफ, राजनीति शास्त्र की तरफ चले गए, और दूसरे जो थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस यानी कि लोक प्रशासन के अल्टरनेटिव की खोज शुरू कर दी। तो इससे लोक प्रशासन की जो अपनी आइडेंटिटी है, राइट, वो बहुत क्राइसिस में आ गई, राइट। और जिन लोगों ने लोक प्रशासन का विकल्प प्रशासकीय विज्ञान या एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के रूप में खोजा था, उन्होंने लोक प्रशासन और व्यापार प्रबंधन दोनों को मिला दिया, राइट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को, राइट। और उनका तर्क भी यही था कि प्रशासन प्रशासन होता है, चाहे आप उसको बिजनेस में या निजी क्षेत्र में लागू करें या सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करें, इसके मौलिक सिद्धांत जो होते हैं लगभग एक जैसे होते हैं। 1956 में अगर आप देखेंगे तो इन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली नाम की एक मैगजीन भी प्रकाशित होना शुरू हो गई, राइट। और इसको एक प्योर साइंस के रूप में डेवलप करने की टेंडेंसीज भी विकसित हो गई। तो थर्ड एंड फोर्थ फेज जो है, तीसरा और चौथा चरण है, वो लोक प्रशासन के एक अध्ययन के रूप में विकसित होने में काफ़ी चैलेंजिंग रहा। लेकिन इन दो चरणों से, फिफ्थ, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस में जो चैलेंजेस मिले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, वो फिफ्थ फेज में 1971 से जो शुरू हुआ और आज तक है, वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुए, राइट। जो भी तीसरे और चौथे चरण में लोक प्रशासन को एक अध्ययन के विषय के रूप में विकसित होने के लिए जिस क्रिटिसिज्म को झेलना पड़ा या आलोचना को झेलना पड़ा, चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसका सकारात्मक प्रभाव जो है वो लोक प्रशासन में देखने को मिला, राइट। और बहुत ज़्यादा चूंकि इसकी आलोचना होने लगी तो बहुत सारे विद्वानों का ध्यान भी इस तरफ गया, लोक प्रशासन की तरफ। और राजनीति विज्ञान के विद्वानों के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो दूसरे विषय के जो विद्वान थे, चाहे वो समाजशास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो या मानव शास्त्र हो, उन्होंने भी लोक प्रशासन में रुचि दिखाना शुरू कर दिया। और इसका एक बड़ा हमको बेनिफिट क्या मिला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरडिसिप्लिनरी हो गया, अंतर विषयक हो गया, यानी कि प्रशासन से संबंधित, लोक प्रशासन से संबंधित लगभग हर पहलू से अब लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाने लगा। लोक प्रशासन का समाजशास्त्रीय पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, मनोवैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। यानी कि जहां हम पहले लोक प्रशासन को सिर्फ एक राजनीति की दृष्टि से या प्रशासन की दृष्टि से देख रहे थे, वहां पर ये दृष्टिकोण काफी व्यापक हो गया, राइट। पहले हम प्रशासन को इतने ज्यादा विषयों की दृष्टि से नहीं देख पा रहे थे, यानी कि उस लोक प्रशासन से संबंधित बहुत सारे आयाम हमारे सामने खुलकर सामने आ गए, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। बाद के समय में अगर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन का काफ़ी विकास हुआ और लोक प्रशासन ने अपने आप को अपडेट किया करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और लोक प्रशासन में दो अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। शुरुआत में क्या होता था
कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लीजिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन को समझ लीजिए। पहले जो प्रशासन का अध्ययन था वो मोर और लेस वेस्टर्न कंट्रीज तक फोकस था, राइट। लेकिन फिर बाद में ये बात सामने आई कि अगर हमको एक यूनिवर्सल लॉ डेवलप करना है लोक प्रशासन में, तो हमको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एशिया अफ्रीका के जो देश हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल करना पड़ेगा। तो हमने एक कंपैरेटिव नैरेटिव जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो लेना शुरू कर दिया, तुलना हमने करना शुरू कर दिया। और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तो आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा ही है। विकास प्रशासन को हमने प्रशासन को विकास के साथ जोड़ के देखना शुरू किया। तो ये जो मूलभूत चेंजेस जो है वो लोक प्रशासन अपने भी अंदर लेकर आया, उसकी वजह से लोक प्रशासन जो है वो काफ़ी विकसित हुआ। अगर आप देखेंगे तो जो मैं आपको पहले बता रही थी कि कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने अब एक संस्कृति विशेष तक सीमित रहकर लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं किया। हमने एशिया अफ्रीका की जो देश है उनके साथ भी संवाद स्थापित करना शुरू किया, उनको समझना भी शुरू किया, और पश्चिम के देशों के साथ उनका जो डायलॉग था वो करना शुरू किया। एक तुलना जो है वो शुरू हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोक प्रशासन का एक अध्ययन के रूप में विकास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रोचक है, राइट। मतलब वो ऐसा आप नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सहजता से लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में उभर कर आ गया। उसने एक शुरुआत की, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में लोक प्रशासन ने शुरुआत की, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस में आके उसने चैलेंजेस को भी फेस किया, लेकिन फिफ्थ स्टेज में आकर वो उन चैलेंजेस को ओवरकम भी कर जाता है और उस पर विजय हासिल करता है। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लोक प्रशासन एक अध्ययन के विषय के रूप में मान्यता हासिल कर चुका है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर लोक प्रशासन की अलग से पढ़ाई होने लगी है। लोक प्रशासन को अब आप राजनीति विज्ञान के हिस्से के रूप में स्टडी नहीं करते हो, एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन का अस्तित्व जो है वो आ चुका है। तो ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। इसमें आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि इसमें मैंने बहुत सारे बुक्स के नाम मेंशन किए हैं। हर फेज़ में अगर आप देखेंगे तो आपको एक दो राइटर्स की बुक्स जो है वो दिखाई देगी। अगर आप अपने आंसर को ऑथेंटिक बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ, तो आपको अपनी वे ऑफ राइटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब आप अपने आंसर को लिखें तो आप इन बुक्स को मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक, और अगला जो आप लोगों का लेक्चर होगा वो यूनिट 2 पर होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत हैं उस पर हम बात करेंगे। आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आई विल हाईली अप्रिशिएट इट, राइट। तो टिल नाउ, थैंक यू एवरीवन एंड सी यू इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।